अब रुक करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर का। खबर यह है कि दिल्ली में ज्वेलर्स और ट्रेडर्स के 14 ठिकानों पर आईटी विभाग की छापेमारी चल रही है। इस पर ज़्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता दीपू राय हमारे साथ जुड़े हैं। दीपू, और इस खबर को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? दीपू, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जो खबर आ रही है कि दिल्ली में चांदनी चौक, करोल बाग, प्रीत विहार, नेहरू मार्ग में आईटी की छापेमारी चल रही है ज्वेलर्स और कारोबारियों के ऊपर। इस खबर को लेकर आपके पास और क्या अपडेट है? देखिए, मैं बताऊं कि कल देर शाम को ये ऑपरेशन शुरू हुआ और अभी 14 जगहों पे ये रेड चल रही है, जिसमें मुख्य तौर पर ज्वेलर्स हैं और 3 ज्वेलर्स चांदनी चौक के और 2 ज्वेलर्स करोल बाग के यहाँ जो ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल अभी जो जानकारी उसमें प्रीत विहार, नेहरू मार्ग और एक इलाका और है जिसको कि अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सोर्स ने डिस्क्लोज नहीं किया है, और 2 और बैंकों पर, कोटक महिंद्रा बैंक के अलावा 2 और बैंकों के दो ऐसे कारोबारियों के खाते तलाशे जा रहे हैं जिनका संबंध नोट बदलने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। हालांकि अभी ऑपरेशन कैरी ऑन है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर ज्वेलर्स के यहाँ 240 करोड़ का एक तरह से नकदी का जो 8 नवंबर से जिस तरह से पुराने नोट को चेंज करने का प्रोसेस शुरू हुआ, उनके यहाँ से 240 करोड़ के सोने में बदलने की बात आ रही है कि उन्होंने ओल्ड करेंसीज को गोल्ड में कन्वर्ट किया है बैक डेट एंट्री से। हालांकि अभी इसके बारे में पुख्ता डिटेल्स और नहीं मिल पा रही है क्योंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है। शुक्रिया दीपू आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर दीपू दे रहे हैं। करीब 240 करोड़ रुपए का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बताया जा रहा है। अभी ऑपरेशन चल रही है, तो जब पूरी डिटेल्स आएगी तो भी हम आपके सामने इस खबर को रखेंगे। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से नोटबंदी के बाद काले धन को सफ़ेद बनाने का खेल चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर का। खबर यह है कि नोटबंदी के बाद जो मंडियों में दिक्कतें हो रही थी, इसको लेकर इंदौर की एपीएमसी ने एक नया मिसाल कायम किया है और इंदौर की एपीएमसी मंडी अब पूरी तरह से कैशलेस हो चुकी है। ये कारोबारियों के लिहाज से, किसानों के लिहाज से काफ़ी अच्छी खबर है। हमारे साथ सोपा के ईडी पाठक जी जुड़े हैं फोन लाइन पर, डीएन पाठक जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंदौर की जो मंडी है वो सोयाबीन के लिए एक बड़ी मंडी है और मध्य प्रदेश चूँकि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और ये सोयाबीन की अराइवल का पीक सीज़न है। ऐसे में नोटबंदी के बाद कुछ दिक्कतें ज़रूर आई थी, लेकिन जो अब ये कैशलेस मंडी होने की बात आ रही है, ये कितनी बड़ी राहत है और ये कैसे मुमकिन हो पाया है? देखिए, कैशलेस जब नोटबंदी हुई उसके बाद करीब हफ्ते 10 दिन तक तो समस्या रही। उसके बाद किसानों ने भी समझ लिया कि अपने को कैश मिलने लेने देने में दोनों में तकलीफ है, तो ज्यादातर किसानों के पास यहाँ खाते हैं और मंडी ने भी कमर कसी और उन्होंने इंतजाम किया इस बात का कि किसानों को पेमेंट उनका चेक से एनईएफटी से ट्रांसफर से हो सके। तो करीब 10-15 दिन के बाद ये मंडी जो है उसकी हालत नियर सामान्य कह सकते हैं, एकदम सामान्य नहीं, अभी भी थोड़ी डिस्टर्बेंस है, लेकिन जहाँ तक सोयाबीन की आवक का सवाल है वो दोबारा चालू हो गई है और किसान अपना माल लेके आ रहा है और अभी कोई समस्या दिखती नहीं है। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर आप डीएन पाठक जी बता रहे हैं। काफ़ी अच्छा एफर्ट यहाँ पर मंडियों की तरफ से भी किया गया है, किसानों ने भी अप्रोच किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप ये बता पाएँ कुछ आंकड़ों के हिसाब से कि नोटबंदी से पहले कितने ऐसे किसान थे परसेंटेज में जिनके अकाउंट नहीं थे बैंकों में, और क्या अब ये माना जाए, चूँकि मंडी कैशलेस हुई है, तो क्या ये माना जाए कि जितने भी किसान मंडियों में अपना माल लेकर आते हैं इंदौर की मंडी में, उन सब किसानों का अकाउंट बैंक में खुल चुका है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ तक अकाउंट होने का सवाल है तो ऐसे बहुत कम किसान हैं, कम से कम मध्य प्रदेश में सोयाबीन के जिनके अकाउंट नहीं थे। कुछ किसानों के अकाउंट नहीं भी रहे होंगे तो वो नोटबंदी के बाद खुल गए हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा कम था अकाउंट का। अब किसान ने 100% समझ लिया है कि नोट बैंक अकाउंट का इस्तेमाल होना चाहिए, अब वो शुरू हो गया है। नए बहुत सारे अकाउंट खुल गए हों नोटबंदी की वजह से, कम से कम किसानों के ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डीएन पाठक हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो एक महत्वपूर्ण खबर है और ये कहीं ना कहीं बाकी मंडियों के कारोबारियों और किसानों के लिए भी एक बड़ी नसीहत है कि अगर कोशिश की जाए तो कैशलेस ट्रांजैक्शन के जरिए यहाँ पर ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और काउंटर की जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हो सकते हैं। हमने गोल्ड सिल्वर की बात की, अब क्रूड की बात कर लेते हैं। कुणाल, क्रूड में इंट्राडे में आपका व्यू क्या है, क्या करना चाहिए क्रूड में? जी मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में आप अगर क्रूड का काउंटर लेते हैं तो बेच के काम करना चाहिए। 35.50 35.40 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं और 36.25 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, नेचुरल गैस के ऊपर रविंद्र क्या व्यू है आपका? एनजी में आज क्या करना चाहिए? जी नेचुरल गैस में मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक दायरे में कारोबार होगा। नीचे में 236 और ऊपर में 246 का एक रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि ये रेंज में ट्रेड करेगा, तो अगर 238 के आसपास अगर मिलता है तो एक बार बाइंग करके चल सकते हैं। हाँ। ऊपर में 245 246 तक आता है तो एक बार शॉर्ट करके चल सकते हैं। रविंद्र, बिल्कुल संक्षेप में मसालों में इंट्राडे में आपकी टॉपिक क्या है, वहां पर किस तरह का ट्रेड करना चाहिए? जी मेरे हिसाब से जीरा में थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है और ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया है प्राइसेस, तो मुझे लगता है कि 16,500 से 16,400 तक का लेवल पॉसिबल है। तो अगर राइस मिलता है टुवर्ड्स 17,850 900 के आसपास, 16,850 16,900 के आसपास, तो वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस अबाउट 17,100। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। कुणाल, आपकी पहली कॉल क्या होगी? जी मेरी राय में गोल्ड 27,100 के टारगेट के लिए बाय करना चाहिए। रविंद्र, आपकी कॉल? क्रूड अगर डिप मिलता है टुवर्ड्स 3540 एक अच्छी बाइंग लेवल है, ऊपर में 3,650 तक जा सकता है। आपकी आखिरी कॉल कुणाल? कॉपर बेचना चाहिए 372 के टारगेट्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल आपका, रविंद्र आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।